क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 48 और 122 के बीच में होगा वही संबंध 168 और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में होगा। तो यहाँ पर 48 लिखा हुआ है और 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के वर्ग में से 1 को घटाकर। 7 का वर्ग होता है 49 और 49 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो 48 आ जाएगा। 122 को किस प्रकार लिखा जा सकता है, 11 के वर्ग में 1 जोड़कर। 11 का वर्ग होता है 121 और 121 में 1 जोड़ दिया जाए तो 122 आता है। यहाँ पर जो 168 लिखा हुआ है इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है, 13 के वर्ग में से 1 घटाकर। 13 का वर्ग होता है 169 और 169 में से 1 घटाया जाएगा तो 168 आएगा। अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। यहाँ पर 7 का वर्ग था तो 7 एक अभाज्य संख्या है और यहाँ पर जो ये 11 का वर्ग किया गया है तो 11 भी एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ये तो पता लग ही गया है कि यहाँ पर अभाज्य संख्या आएगी। तो 7 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो होती है 11, इसीलिए यहाँ पर 11 लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर 13 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 17। तो यहाँ पर होगा 17 का वर्ग। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। तो 13 का वर्ग तो यहाँ पर किया ही हुआ है, तो उसके बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 17। तो यहाँ पर हमें 17 का वर्ग करना होगा। और आपको क्या समझना होगा, यहाँ पर अनुपात से पहले वाली संख्या प्राप्त करने के लिए 1 घटाया गया है और अनुपात के बाद वाली संख्या प्राप्त करने के लिए 1 जोड़ा गया है। उसी प्रकार आप यहाँ पर समान अनुपात के बाद की लिखी हुई संख्याओं में भी देख सकते हो। 168 जो कि अनुपात से पहले है उसको प्राप्त करने के लिए -1 किया गया है। तो अनुपात के बाद वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, 17 के वर्ग में हमें 1 जोड़ना होगा। 17 का वर्ग होता है 289 और 289 में 1 जोड़ा जाता है तो आंसर आ जाता है 290। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध AD का N के साथ होगा वही संबंध BD का यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले लेटर से होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही समझने की आवश्यकता है कि AD जो है ये N से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर A लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, इनका अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांक क्या होता है। जैसे कि ए पहले नंबर पर आता है तो ए का क्रमांक 1 होता है, बी का क्रमांक 2, सी का क्रमांक 3, डी का क्रमांक 4, ई का क्रमांक 5। इस प्रकार हम आगे गिनती लिख सकते हैं। जैसे कि जी का क्रमांक 7, ये सब आपको पता ही है पहले से। तो यहाँ पर अब आपको पता है कि जो ए का क्रमांक होता है वो 1 होता है और डी का क्रमांक जो होता है वो होता है 4। तो 1 और 4 मिलकर ये जो संख्या है ये संख्या बन चुकी है और ये संख्या क्या है, 14 है। और आपको ये भी पता है कि जो n है, n का क्रमांक क्या होता है, 14 होता है। तो इस प्रकार AD जो है वो n से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि जो BD है उसका संबंध किस लेटर से होगा। तो आपको पता है कि B का क्रमांक क्या होता है, 2 होता है, D का क्रमांक क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर अब आया है ये 24। तो 24 किस लेटर से संबंधित होगा, आपको ये पता है कि जो Z है उसका जो क्रमांक होता है वो क्या होता है, 26 होता है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। अगर ए पहले नंबर पर है तो जेड कितने नंबर पर है, लास्ट में है, 26 नंबर पर है। 26 से पहले वाई जो है वो 25वें नंबर पर है और एक्स कितने नंबर पर है, 24 नंबर पर है। तो यहाँ पर जो बीडी का हमने क्रमांक लिखा तो उससे ये जो संख्या 24 आई है, 24 का संबंध किस लेटर से है, एक्स से संबंध है। तो यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, एक्स आएगा। बीडी का संबंध किस लेटर से होगा, एक्स से होगा और यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर नंबर सीरीज दी हुई है, हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और 5 से हमें प्राप्त करना है 3। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 और बराबर में लिख लेते हैं 3, क्योंकि 5 से हमें 3 को प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो 5 में अगर 2 से भाग दे दिया जाए, अगर 5 का आधा कर दिया जाए तो 2.5 आएगा और फिर 2.5 में अगर हम 0.5 जोड़ दें
देते हैं तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। आप एक बार फिर से समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर 5 के द्वारा 3 प्राप्त किया गया है। यहाँ पर क्या किया है, हमने 5 का आधा किया है, आधा यानी कि 5 में 0.5 का गुणा किया है। 5 में अगर 0.5 का गुणा किया जाएगा तो 2.5 आएगा। 2.5 आ ही जाएगा तो हमें तो आवश्यकता किसकी है, 3 की है, तो 2.5 में हमें 0.5 भी जोड़ना होगा। तो ये तरीका हो सकता है 5 के द्वारा 3 को प्राप्त करने का। अब हमें प्राप्त करना है 3 से 6, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 और बराबर में लिख लेंगे हम यहाँ पर 6। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि हमें इतना समझ में ज़रूर आ रहा है कि हमने यहाँ पर 5 में जिस संख्या से गुणा किया है उसी संख्या को जोड़ा है। तो यहाँ पर हमें गुणा भी करना चाहिए और जोड़ना भी चाहिए। अगर हम यहाँ पर अब देखते हैं कि किस संख्या को गुणा करना चाहिए और किस संख्या को हमें जोड़ना चाहिए, पर ये जरूर पता है कि जिस संख्या का गुणा करेंगे उसी संख्या को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो हमें 1 ही जोड़ना होगा। तो ये कितना आएगा, 3 गुणा 1 करेंगे 3 आएगा, और फिर उसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन चाहिए तो क्या, हमें 6 चाहिए। तो 1 का गुणा तो यहाँ पर हमें करना नहीं है। अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा करते हैं और 2 जोड़ते हैं तो फिर क्या 6 आ पाता है, नहीं आ रहा। 3 का गुणा 2 से करने पर 6 आ गया और 6 में 2 जोड़ने पर तो 8 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 का गुणा भी नहीं करना होगा। तो हम यहाँ पर किस संख्या का गुणा करें जिससे कि यहाँ पर 6 आ जाए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचो, तो यहाँ पर 3 में हमें 1.5 का गुणा करना होगा और 1.5 ही जोड़ना होगा, क्योंकि 3 गुणा 1.5 करोगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा, और 4.5 में हम 1.5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पैटर्न अब सही हो ही गया है कि हमने जिस संख्या से गुणा किया है उसी संख्या को हमने यहाँ पर जोड़ा है, और हमें ये भी पता लग गया है कि यहाँ पर 1.5 का गुणा करना था और 1.5 ही यहाँ पर जोड़ना था। तो अब हमें ये समझना है कि 6 से यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस संख्या का गुणा करना है और किस संख्या को जोड़ना है। तो आइए अब हम ये पता लगाते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर पैटर्न क्या है। यहाँ पर 0.5 का गुणा किया, फिर यहाँ पर 1.5 का गुणा किया। 0.5 और 1.5 में कितने का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, यानी कि 0.5 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो 1.5 आता है। तो यहाँ पर भी अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। अगर हम यहाँ पर 2.5 का गुणा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 2.5 को जोड़ना भी होगा। तो अब हम एक बार आंसर निकाल के देखते हैं कि आ भी रहा है या नहीं। अगर ये तरीका सही नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा, तो फिर हम दूसरे तरीके से यहाँ पर सोचने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बार हमें जांच तो करनी चाहिए कि आंसर आ रहा है या नहीं। इस पैटर्न से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 0.5 में 1 जोड़ने पर 1.5 आया है, और फिर 1.5 में 1 जोड़ने पर 2.5 आया है, और यहाँ पर जिस संख्या से गुणा करना है उसी संख्या को यहाँ पर जोड़ना भी है। तो अब हमें यहाँ पर हल करना है कि 6 गुणा 2.5 करने पर कितना आएगा। आपको पता है 25 गुणा 6 करते हैं तो 150 आता है। तो यहाँ पर दशमलव भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 गुणा 6 करने पर 15, और 15 में अगर हम 2.5 जोड़ेंगे, ये वाला 2.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर 6 गुणा 2.5 करने पर 15 आएगा, और 15 में 2.5 जोड़ने पर 17.5 आएगा। तो आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको आंसर हम अपना नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें अभी आगे भी जांच करनी चाहिए कि 17.5 से 64.75 आ रहा है या नहीं, इसी पैटर्न के अनुसार। तो आपको ये भी पता है कि अब किस संख्या का गुणा करना है और किस संख्या को जोड़ना है, और ये भी पता है कि आपको आंसर क्या लेके आना है। बस हमें तो ये जांच करनी है कि पैटर्न यहाँ पर सही है भी या नहीं। तो आपको पता है कि 0.5 के बाद 1.5 का गुणा किया, फिर 2.5 का गुणा किया, तो अब हमें यहाँ पर 3.5 का गुणा करना है, और 3.5 को ही हमें यहाँ पर जोड़ना है, और ये देखना है कि 64.75 यहाँ पर आ रहा है या नहीं। तो अब हम ये अगले पेज पर करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि 17.5 तो हमारा आंसर आ ही गया है, लेकिन जांच कर रहे हैं हम पैटर्न की। तो यहाँ पर 17.5 में हम गुणा किसका करेंगे, 3.5 का, और हमें यहाँ पर जोड़ना भी क्या है, 3.5। तो 17.5 का गुणा 3.5 से करना थोड़ा सा आपको भारी लग रहा होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हम यहाँ पर अच्छे से सोल्व करते हैं। 17.5 गुणा 3.5, तो यहाँ पर हम दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और यहाँ पर भी आ जाएगा 10, और 10 गुणा 10 मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे बट्टे में 100। तो यहाँ पर हम 100 लिख देते हैं। अब आप 25 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट सकते हो। ये कटेगा 7 बार, 175 7 बार कटेगा 25 के पहाड़े से, और 100 कटेगा 4 बार। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि 35 गुणा 7 है, तो 35 गुणा 7 कितना आएगा। आप ये आसानी से हल कर सकते हो कि 35 गुणा 7 कितना होता है, 7 पंच 35 होता है। 7 या 21 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 245 आ जाएगा। तो अब आपको 245 में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है, क्योंकि बट्टे में 4 है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर आता है।
आपको यहाँ पर हल निकालना होगा, तो 4 छीन 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा 5, तो 4 एकम 4, फिर यहाँ पर बचेगा 1, दशमलव लगा देंगे तो फिर यहाँ पर आएगा ये 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर अगर हम 17.5 गुणा 3.5 करते हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट भी गुणा कर सकते थे, लेकिन हमने इस तरीके से किया तो यहाँ पर आ गया है 61.25। लेकिन अभी आंसर नहीं है ये, हमें यहाँ पर 3.5 भी जोड़ना होगा। अगर हम 61.25 में यहाँ पर हम कितना जोड़ते हैं, 3.5 जोड़ते हैं, तो आंसर कितना आ जाता है, ये 64.75 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 64.75 ही लिखा हुआ है। हमने 17.5 से अगली संख्या प्राप्त की है उसी पैटर्न से, तो यहाँ पर आ गया है 64.75। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है और यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है 17.5, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम कॉलम में लिखी हुई संख्याओं के बीच में संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये 4 संख्याएं लिखी हुई है कॉलम में, 7, 10, 5, 57। तो इन्हीं चारों संख्याओं में संबंध को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इन चारों संख्याओं में क्या संबंध है, किस आधार पर ये संख्याएं लिखी हुई है। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अगर हम 10 और 5 का यहाँ पर 10 गुणा 5 करते हैं तो कितना आ जाता है, 50 आ जाता है। और इसी 50 में अगर आप ये 7 जोड़ दोगे ना तो 57 आ जाएगा। समझे आप यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इस पैटर्न की जांच करनी है और दूसरे कॉलम में लिखी हुई संख्याओं के बीच में यही पैटर्न लगाना होगा और देखना होगा कि ये 78 आ रहा है या नहीं। 78 आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा, 9 का गुणा हमें 8 से करना है, जैसे 10 का गुणा 5 से किया था। तो 9 का गुणा 8 से करेंगे तो 72 आएगा और 72 में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 78 आ जाएगा। तो पैटर्न बिल्कुल सही है। लेकिन हम यहाँ पर भी जांच कर ही लेते हैं। ये कॉलम 3 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 5, 6 और यहाँ पर 34। हमें लेकर आना है 34। तरीका हमें पता है, 5 का गुणा 6 से करेंगे 30 आ जाएगा और 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर जो चौथा स्तंभ है इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है, बहुत आसान है। हमें लेकर क्या आना है, 25 लेकर आना है और आपको पता है कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा और यहाँ पर जो गुणनफल आएगा, जो भी यहाँ पर गुणा करने पर आंसर आएगा, उसको हमें क्या करना होगा, उसमें हमें 5 को जोड़ना होगा, तब जाकर यहाँ पर 25 आएगा। तो यहाँ पर हमें लेकर आना होगा 20, तभी तो 20 में हम 5 जोड़ेंगे, यहाँ पर 25 आ जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखें, आपको यहाँ पर ये समझना है कि इन दोनों संख्याओं का तो हमें गुणा करना है। जैसे यहाँ पर 10 का गुणा 5 से किया था तो 50 आया था और 50 में 7 जोड़ने पर 57 आया था। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 20 आना चाहिए, तभी तो यहाँ पर 20 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 में 5 जोड़ने पर यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगर 5 हो तो 4 का गुणा 5 से होगा, 20 आएगा और 20 में 5 जोड़ा जाएगा तो 25 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि जो यहाँ पर आकृति दी हुई है उनमें से आप देख सकते हो एक आकृति ऐसी है कि जिसमें प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं कि जो यहाँ पर आकृति दी हुई है, आकृति में संख्याएँ लिखी हुई है, इन संख्याओं में क्या संबंध है, कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो हम पहली आकृति से ही पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, 38 है, 56 है और 6 है। ये तीनों नंबर एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 56 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 38। अगर हम 56 में से 38 घटाते यानी कि हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये डिफरेंस आएगा 18 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है, 18 आया है। तो यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है, 6 का संबंध तो 18 से है, लेकिन कैसा संबंध है कि हम 6 में 3 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर 18 आता है। अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर दूसरी आकृति में भी लगा कर देखते हैं। तो यहाँ पर 38 में से 16 घटाने पर कितना आएगा, 38 में से 16 घटाने पर 22 आएगा। और अगर हम 46 में 3 का गुणा करें, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, 6 में 3 का गुणा किया तब यहाँ पर ये 18 आया था। तो 46 का गुणा 3 से करने पर तो 22 नहीं आता है, तो यहाँ पर ये तरीका नहीं लगेगा। अब हमें किसी और
और तरीके से सोचना होगा कि ये प्रश्न किस प्रकार हल हो सकता है, क्योंकि पैटर्न तो यहाँ पर ढूंढना आवश्यक होगा, तभी हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि 38 लिखा हुआ है और दूसरी आकृति में भी देखिए कि यहाँ पर भी 38 लिखा हुआ है, 38 यहाँ भी है और 38 यहाँ भी है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 16, यानी कि यहाँ पर एक जो संख्या है वो 6 है और जो दूसरी यहाँ पर एक संख्या जो लिखी हुई है 16, उसमें कितना डिफरेंस है, यानी कि 6 में अगर 10 जोड़ दे तो कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर 46 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो 56 लिखा हुआ है उसमें कितना अंतर है, उसमें भी 10 का अंतर है कि 46 में अगर 10 जोड़ दिया जाए तो 56 आ जाता है। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पैटर्न लग रहा है इसमें। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये आकृति 1 है, ये आकृति 2 है। पहली आकृति के तीनों नंबर्स को ध्यान से देखिए और अगर इन तीनों नंबर को जोड़ा जाता है तो कितना आता है योगफल। आप योग कर सकते हो। यहाँ पर 8 और 6 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये 10। तो यहाँ पर आ रहा है टोटल कितना आ रहा है, पहली आकृति में 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर तीनों नंबर्स को जोड़ दिया जाता है तो योगफल आता है 100। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आप दूसरी आकृति में देखिए, जब भी तो हम कह रहे थे ना यहाँ पर कि ये 38 है, ये भी 38 है, यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर 16 यानी कि 10 अधिक है। फिर यहाँ पर 46 आ गया और यहाँ पर 56 आ गया, जो कि यहाँ पर 46 है तो यहाँ पर 56 10 अधिक है। लेकिन आप टोटल करोगे ना यहाँ पर 38 16 46, तो इन संख्याओं का योगफल भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। आप देख सकते हो 8 और 6 14, 14 और 6 कितना होगा, 14 और 6 20 होगा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 और 2 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर आ रहा है टोटल 100। तो अब आप यहाँ पर इतना समझ गए हो कि यहाँ पर जो पहली आकृति में 3 नंबर्स लिखे हुए थे, इन तीनों नंबर्स का जो योगफल आ रहा है वो 100 आ रहा है। और यहाँ पर दूसरी आकृति में भी हमने देखा कि 38 है, 16 है और 46 है, तो इन तीनों संख्याओं का भी योगफल कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ पर यही पैटर्न लगा दे कि यहाँ पर जो ये 3 संख्याएं और एक संख्या तो यहाँ पर मिसिंग है, 2 संख्या तो यहाँ पर लिखी हुई है लेकिन एक संख्या मिसिंग है, लेकिन हमें इतना तो पैटर्न समझ में आ रहा है ना कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अगर हम 55 और 43 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, ये 5 और 3 8 होता है और 5 और 4 9 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल तो 98 आ गया। लेकिन अभी तो हमने कहा ना कि तीनों संख्याओं का टोटल 100 होना चाहिए। तो 100 तो जब ही होगा ना जब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या लिख दें। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो 98 में 2 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन अभी हम ऑप्शन में तो देखते हैं कि ऑप्शन में 2 लिखा भी हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन जो डी है उसमें 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो आपने समझा कि पैटर्न कौन सा है। आपको समझना चाहिए कि इस तरह का पैटर्न भी परीक्षा में आता है, यानी कि इस तरह के पैटर्न के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको ये पैटर्न भी ध्यान में रखना चाहिए कि कभी कभी प्रश्न हल नहीं होता है तो ये बिल्कुल सरल सा पैटर्न भी प्रश्न को हल करने में काम आ सकता है। तो पैटर्न बिल्कुल आसान है। आपने क्या किया, यहाँ पर ये तीनों संख्याओं का योगफल किया। लेकिन आप यहाँ तक पहुँचे कैसे, आपके दिमाग में ये बात आई कैसे कि यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का हमें योगफल करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि जो ये पहली आकृति और जो दूसरी आकृति है इसमें एक संख्या तो यहाँ पर बराबर ही थी और यहाँ पर हमने देखा कि ये तो 6 है और ये 16 है, यानी कि यहाँ पर एक संख्या जो है वो 10 कम है, यहाँ पर ये 10 ज़्यादा है। फिर यहाँ पर जो 46 और 56 है उसमें संबंध देखा तो 46 10 कम हो गई और 56 जो है वो 46 से 10 ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से हमारे दिमाग में ये बात आई कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस सा नहीं लग रहा, एक तरह से समान सी ही लग रही है। तो क्यों ना टोटल करके देख लिया जाए। और टोटल करके देखा तो 100 आ गया। फिर हमने देखा यहाँ पर भी 100 आ गया। तो फिर हमने सोच ही लिया कि एक बार करके देख ही लेते हैं ना कि तीनों संख्याओं का टोटल यहाँ पर भी 100 करके देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारा आंसर 2 आ गया जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ था। तो ये तरीका भी तो सही हो सकता है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।